हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनोम लैब साइंस। हमने पिछली क्लास में वर्ण विचार, संधि, समास ये सब पढ़ लिए हैं। आज हम उपसर्ग को पढ़ेंगे, समझेंगे और ये भी साथ में बात करते चलेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो अपना जो टॉपिक 4 है, टॉपिक नंबर 4, ये है उपसर्ग। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा देखें। उपसर्ग क्या होते हैं? तो देखिए, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्दांश है। शब्दांश मतलब एक छोटा शब्द, पूरा शब्द नहीं है। शब्द से छोटा और वर्ण से बड़ी जो यूनिट है, जो इकाई है, वो शब्दांश है। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहेंगे। जैसे कि उपसर्ग, उपसर्ग जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलके बना है, उप और सर्ग से। उप मतलब होता है पास में होना या निकट, और सर्ग का मतलब होता है कुछ निर्माण करना, किसी वस्तु की सृष्टि करना। तो उप यानी पास और सर्ग यानी कुछ निर्माण करना। तो वे शब्दांश जो पास में आकर के, किसी शब्द के पास में आकर के एक नए शब्द का निर्माण करें, एक नया शब्द बनाएं, उनको हम उपसर्ग कहेंगे। तो उप जो है वो अपने आप में एक उपसर्ग है। उप से भी शब्दांश को लगा करके भी अलग अलग शब्द बनते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दें, और उप का मतलब होता है पास में होना या समीप होना, और सर्ग मतलब निर्माण करना। वे शब्दांश जो किसी शब्द से के पास में आकर के यानी उससे जुड़ के एक नया शब्द बनाएं, उन्हें उपसर्ग कहेंगे। तो उपसर्ग शब्द से पहले जोड़ने वाले शब्द हैं, शब्दांश हैं, और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो उपसर्ग के उदाहरण हैं, जैसे प्रहार, हमने हार शब्द के साथ में प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, तो हार एक शब्द है और उसके साथ में जोड़ दिया प्रा, तो ये शब्द बन गया प्रहार। प्रहार मतलब किसी पर चोट करना, किसी को मारना। या फिर जैसे संहार, तो ये शब्द बना संहार। समहार, यहाँ पर व्यंजन संधि है, हमने संधि वाले चैप्टर में पढ़ा था। सम धन हार मिला करके संहार बनता है। ये जो माँ है, अगर इसके बाद अंतस्थ व्यंजन आए या हा आए, ऊष्म व्यंजन आए, तो माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर बिंदी हो जाती है, तो ये शब्द हो जाएगा संहार। फिर विहार, वी और हार, तो उपसर्ग शुरू में लगने वाले शब्दांश जो किसी शब्द के अर्थ को बदल दें। अब इसमें कुछ जो उपसर्ग हैं उसमें आपको संधि का ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ उपसर्ग हैं जो सीधे दो शब्द जुड़ करके उपसर्ग बन जाते हैं। तो जैसे अति है, ठीक है, पहला जो उपसर्ग है वो है अति। तो अति से हम सीधा सीधा शब्द बनाए अतिशय और अतिरेक। तो यहाँ पर अतिशय, हमने क्या किया, शय और अति को आपस में जोड़ दिया, तो ये शब्द हो गया अतिशय। इसमें अति उपसर्ग है। अतिरेक में भी हमने अति और रेक को जोड़ा, तो अतिरेक अति उपसर्ग है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अतिशय में क्या उपसर्ग है। आप शब्द को देखकर बता सकते हैं कि इसमें अति उपसर्ग है, या अतिरेक में क्या उपसर्ग है, तो शब्द को देखकर आप बता पाएंगे कि यहाँ पर अति उपसर्ग है। लेकिन कहीं कहीं हम शब्द को देखकर नहीं समझ पाते कि इसमें क्या उपसर्ग है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, उसका संधि विच्छेद। जैसे अत्यधिक, एक शब्द है अत्यधिक, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भी अति उपसर्ग है, लेकिन अति के साथ अधिक जब जुड़ा तो वहां पर यण संधि हो गई, जिस वजह से शब्द बना अत्यधिक। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। इसके लिए हम इसकी संधि करेंगे, अति
धन अधिक, तो ये हो जाएगा अत्यधिक। अधिक शब्द के साथ अति शब्दांश जुड़ा, अति उपसर्ग जुड़ा, शब्द बन गया अत्यधिक। यण संधि है और अत्यधिक में अति उपसर्ग है। फिर अत्यावश्यक, इसमें भी अति उपसर्ग होगा, अत्यावश्यक इस तरह से लिखा जाएगा। और इसमें उपसर्ग अत नहीं होगा, उपसर्ग होगा अति, क्योंकि इस शब्द में संधि होगी अति धन आवश्यक। तो यहाँ पर अति धन आवश्यक मिला करके अत्यावश्यक हो जाएगा। ये ता यहाँ आधा क्यों हुआ, और आ के साथ में ये मात्रा मिलकर के या बनी, ये सारे नियम आप व्यंजन संधि में पढ़ लीजिएगा। व्यंजन संधि में व्यंजन नहीं, यण संधि है। यण संधि में आधा ता ई और आ मिलकर के या हो जाता है। तो ये व्यंजन संधि वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ई और आ मिलकर के या बनता है। तो अत्यावश्यक में भी यण संधि है और अति यहाँ उपसर्ग है। इसी प्रकार अत्याचार शब्द है, अति धन आचार, तो ये हो जाएगा अत्याचार। तो अत्याचार में भी अति उपसर्ग है और इसमें आपको संधि करके देखनी होगी। तो कुछ शब्द हैं जिन्हें केवल देखने से समझ में आता है कि कौन सा उपसर्ग है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें संधि कौन सी की गई है। अब अगला उपसर्ग है अधि। अधि, तो अधि से जैसे अधिपति, इसमें आपको शब्द को देखने से पता चल जाएगा कि इसमें अधि उपसर्ग है। और अध्यक्ष और अध्यापक, इसमें भी अधि उपसर्ग है। कैसे? जैसे अध्यक्ष, तो इसमें भी आपको संधि विच्छेद करके देखना पड़ेगा। इसका संधि विच्छेद होगा अधि धन अक्ष, ये हो जाएगा अध्यक्ष। यहाँ पर अधि उपसर्ग है। इसी प्रकार अध्यापक में देखिए अधि धन आपक, ये शब्द हो जाएगा अध्यापक। तो जहां पर भी आधा वर्ण आ रहा है, जैसे अत्याचार में या अत्यावश्यक में या फिर अध्यक्ष में या अध्यापक में, जहां भी आधा वर्ण है वहां पर आप संधि के द्वारा समझ सकते हैं कि किस उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला उपसर्ग है अनु। अनु उपसर्ग तो सीधा जुड़ेगा, जैसे अनु मीन्स अनुक्रम, अनुताप, अनुज, अनुधन जा, तो अनुज हो जाएगा अनुधन जा। या फिर अनुकरण, अनुमोदन, अनुमान, तो अनु उपसर्ग तो आप शब्द को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें अनु उपसर्ग है। अनु का मतलब होता है बाद में होने वाला, जैसे अनुक्रम, क्रम के बाद में होने वाला क्रम। या अनुताप, अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप। किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी है और उसके बाद उसको दुख हो रहा है तो उसे कहेंगे अनुताप। अनुज, अनु धन जा, अनु मीन्स बाद में, जा मतलब जन्म लेने वाला, तो बाद में जन्म लेने वाला मतलब छोटा भाई, अनुज। अनुकरण और अनुमोदन, तो अनु आपको सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा कि इसमें अनु उपसर्ग है। उसके बाद है अप। अप का मतलब होता है बुरा, जैसे अपकर्ष। अपकर्ष जो शब्द है ये उत्कर्ष का विरोधी शब्द है। उत्कर्ष का मतलब होता है प्रगति करना, उत्थान करना, आगे बढ़ना। अपकर्ष, अपकर्ष का मतलब होता है पतन होना या पीछे की तरफ आना। अपकर्ष माने पीछे, या पतित होना पीछे की तरफ, या गिरना। तो उत्कर्ष का विरोधी शब्द है अपकर्ष और इसमें उपसर्ग है अप। फिर अपमान, अपकार। अपकार जो है ये उपकार का विरोधी शब्द है। उपकार का मतलब होता है किसी की भलाई करना और अपकार का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना। उसके बाद है अपजय, ये विजय का विरोधी शब्द है। वैसे जय का विरोधी शब्द पराजय होता है और ये पराजय का ही समानार्थी शब्द है। तो अप उपसर्ग मिलने से शब्द का जो अर्थ बदलेगा वो बुरा के अर्थ में बदलेगा। अपकर्ष यानी उत्कर्ष का अपोजिट, उत्कर्ष का विरोधी शब्द अपकर्ष यानी कि पतन होना। अपमान, किसी ने मान को या मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है वो अपमान है। अपकार, उपकार के
उपकार ना करना, या उपकार मतलब किसी की भलाई, अपकार मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना। तो अप शब्द भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ये सीधा सीधा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद है अभी। तो अभी से जो शब्द बनेंगे वे हैं अभिनंदन, अभिलाष, अभिमुख, अभिनय। फिर है अव। अव का मतलब होता है कम हो जाना, अवगणना और अवतरण। अवतरण का मतलब होता है नीचे की तरफ आना, जैसे ईश्वर का अवतरण होता है, अवकृपा और अवगुण। तो ये भी आपको सीधे जो है शब्दांश है वो देखने को मिल जाएंगे। फिर आ से बनते हैं। आ से जैसे आकंठ, तो आ के दो अर्थ निकलेंगे, एक से निकलेगा जो हमने अव्ययी भाव समास में देखा था। अव्ययी भाव समास में हमने देखा था आ जन्म, ये शब्द है आ जन्म मतलब जन्म से। तो यहाँ पर आपका समास का भी रिवीजन हो जाएगा, जन्म से। और आकंठ मतलब कंठ तक, कंठ तक, कंठ मतलब गला, तो आकंठ माने कंठ तक। आगमन, गमन का विरोधी, आगमन मीन्स आना। आक्रमण, आकलन, ये आ उपसर्ग से मिलने वाले शब्द बनेंगे। आ उपसर्ग से जो शब्द हैं वे बनेंगे और उनके अर्थ इस प्रकार से बदलेंगे, जहां पर आ लग जाता है वहां पर से का अर्थ आ जाता है, जैसे आकंठ है या आजन्म है, और इनमें अव्ययी भाव समास भी होगा। फिर है उत्कर्ष या उत्तीर्ण। तो देखिए उत्कर्ष, ये अपकर्ष का विरोधी शब्द है, अपकर्ष हमने यहाँ पढ़ा था, यह है उत्कर्ष। तो उत का मतलब होता है उत्तम, ऊपर की ओर उठना, तो ये होगा उत्कर्ष। उत्कर्ष माने प्रगति करना। उत्तीर्ण, उद्भिज, ये सारे जो शब्द हैं ये उत से बनेंगे। और यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, उत जो उपसर्ग है इसमें आधा ता है, और जो शब्द बनेगा वो भी आधे ता से ही बनेगा। जैसे उत्कर्ष को हम ऐसे लिखेंगे जिसमें आधा ता है, उत्तीर्ण में भी आधा ता आएगा। उसके बाद है उप। उप का मतलब होता है पास में होना, जैसे उपसर्ग, पास में आकर के शब्द का निर्माण करना, उपसर्ग। उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष। उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष यानी अध्यक्ष के निकट जो पद है वह उपाध्यक्ष का पद है। अध्यक्ष के ठीक बाद में आने वाला जो पद होता है, पोस्ट होती है, वो है उपाध्यक्ष, यानी अध्यक्ष के पास में उप अध्यक्ष। उप दिशा, दिशा के पास। उपग्रह, ग्रह के पास में रहने वाले जो पिंड हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह, ग्रह के पास। उपवेद, वेद के समीप ही उपवेद भी लिखे गए। वेदों में जो बातें कही गई हैं, जो श्लोक हैं, उनसे समानता रखते हुए जो रचना की गई है वो है उपवेद। और उपनेत्र, तो उप से जो बनेंगे शब्द वे बनेंगे उपाध्यक्ष, उपदिशा, उपग्रह, उपवेद, उपनेत्र, और उप उपसर्ग लगाकर जो शब्द बनाए जाएंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आधा नहीं होगा, किसी भी वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा। आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि ये उप उपसर्ग है, जैसे उपदिशा है या उपग्रह है या उपवेद है, तो उस शब्द में ही आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर उपसर्ग जो है वो उप है। अनुपम का उपसर्ग क्या होगा, अनुपम, अनुपम में अनु उपसर्ग होगा। अभी हम अनु उपसर्ग पर नहीं आए हैं शायद, अच्छा अनु, हाँ हो गया। अनुक्रम, अनुताप, अनुज, अनुकरण, अनुमोदन, तो अनुपम में अनु उपसर्ग होगा। और संधि करेंगे तो वो होगी अन धन उपमा, ऐसा भी बनेगा, लेकिन उपसर्ग अनु होगा। हाँ, इसके बाद है दुर या दुस। तो दुर और दुष, दुर या दुष से हमने संधि पढ़ी थी, आपको याद होगा, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में हाँ, विसर्ग संधि में क्या होता है,
कि विसर्ग की जगह पर रा हो जाता है। अब जैसे दुराशा शब्द है, देखिए, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें दुर उपसर्ग है। जैसे दुह धन आशा, और हम विसर्ग को बदलें तो ये बदल जाता है आधे रा में। तो ये जो है दुराशा की संधि होगी दुह धन आशा। दूसरे उसमें देखें तरीके में तो दुर धन आशा, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ दुर उपसर्ग है और दुर में भी आधा रा है, क्योंकि आपके एग्जाम में उसमें ऑप्शन में वो ऐसा भी लिख सकते हैं, दुर लिख देंगे या दुरा लिख देंगे या फिर और ऐसा लिखेंगे। तो उपसर्ग जो है वो ये होगा दुर में आधा रा। इसी तरह दुरुक्ति, इसका आप संधि करें तो क्या होगा दुह धन उक्ति, ये विसर्ग संधि है, दुह धन उक्ति। और दुह में हम इन विसर्ग का जब परिवर्तन करें तो आधे रा में परिवर्तन होगा, तो ये हो जाएगा दुरुक्ति। तो ये शब्द होगा दुरुक्ति और इसमें दुर उपसर्ग होगा। फिर दुष्चिन्ह, इसमें होगा दुष उपसर्ग। देखिए दुह धन चिन्ह, दुह धन चिन्ह, और ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन हो जाएगा आधे शा में, ये बन जाएगा दुष्चिन्ह। फिर है दुष्कृत्य, तो यहाँ पर भी दुष उपसर्ग होगा। दुह धन कृत्य, विसर्ग संधि बनाई और विसर्गों का परिवर्तन शा में हो गया। इसके बाद नी, तो नी जहां पर उपसर्ग होगा वो आपको शब्द में देखने को मिल जाएगा, जैसे निमग्न है, निबंध है, निरंजन, निराशा। ये जिस प्रकार से, तो इसमें आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें नी उपसर्ग है। फिर है निस, तो निस का मतलब होता है जो ना हो पाए, अभाव, जैसे निष्फल, तो यहाँ पर होगा निह धन फल और फिर ये बदल जाएगा निस में, तो इसमें उपसर्ग होगा निस धन फल या निस धन चल। निःशेष, अब ये निःशेष देखने से लग रहा है कि इसमें निह उपसर्ग है, लेकिन इसमें निह उपसर्ग नहीं है, इसमें निस उपसर्ग है, क्योंकि ये जो विसर्ग हैं ये सा में बदल जाएंगे। तो निशेष, निश्चल, निष्फल, इनमें निस उपसर्ग लगेगा। फिर पराजय, पराजय में आपको सीधा सीधा जो शब्द है वो देखने को मिल जाएगा, पराजय, पराभव, पराभूत, इस तरह के जो शब्द हैं उसमें आपको, आप देखते ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर परा उपसर्ग है। परिपाक, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए परिपाक, परिपूर्ण, परिमित, परिश्रम, परिवार, इनमें परि उपसर्ग है। फिर है प्र, तो प्रा से भी प्रकोप, प्रसारित, प्रबल, प्रा उपसर्ग भी आपको सीधा शब्द में ही देखने को मिल सकता है। परंपरा में क्या उपसर्ग होगा? परंपरा अपने आप में शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है। परंपरा, परंपरा अपने आप में पूरा शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है। और अगर किसी एग्जाम में पूछा गया होगा तो मैं देख लूंगी, वैसे अगर हम इसको तोड़ें तो ये परम और परा इस तरह से शब्द बनेगा। हाँ, फिर प्रकोप, प्रसारित, प्रबल। अब प्रति उपसर्ग है, तो प्रति जो है ये कुछ शब्दों में आपको प्रति सीधा देखने को मिलेगा, प्रतिकूल, प्रति छाया, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। और जैसे प्रत्येक लिखा हुआ है तो प्रत्येक में आपको संधि करके देखना पड़ेगा कि उपसर्ग क्या है। तो हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। देखिए उपसर्ग जब लगता है ना, तो उपसर्ग जब हम हटा लें तो जो शब्द बचता है उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे प्रत्येक में हमने संधि करी प्रति धन एक, तो प्रति एक शब्दांश है जो उपसर्ग है, और एक इसका भी एक अर्थ है, ये अर्थफुल शब्द, मीनिंगफुल शब्द है, ये अर्थपूर्ण शब्द है। तो प्रति एक,
ता आधा हो गया, ई और ए मिलके या बन जाता है, यण संधि है यहाँ पर। तो ये प्रत्येक, इसको आपको संधि करके देखना होगा कि इसमें उपसर्ग क्या है। तो प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग होगा। फिर है वी, वी से विख्यात, विनती, ये नहीं होगा, विख्यात होगा, विवाद, विफल, विधवा, विसंगति, ये सारे वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द होंगे। वी उपसर्ग शब्दांश लगा करके ये आपको प्रश्न में ही देखने को मिल जाएंगे, ये अलग ही दिख रहा है कि यहाँ पर वी उपसर्ग है। फिर उसके बाद है सम, सम उपसर्ग जहां भी लगता है तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, ये हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था। तो जहां भी आप इस तरह से अनुस्वार देखें, ये बिंदी लगी हुई देखें, संस्कृत, संस्कार, संगीत, संयम, संयोग, संकीर्ण, जहां पर भी इस तरह से आपको अनुस्वार देखने को मिलता है वहां उपसर्ग सम होता है, क्योंकि हम संधि में देख चुके हैं। जैसे संगीत, तो सम धन गीत, संगीत, और ये जो माँ है ये सा के ऊपर अनुस्वार के रूप में आ जाता है। तो जहां भी इस तरह के शब्द हैं अनुस्वार वाले, सा के, जो सा से शुरू होते हैं, संगीत, संयम, संयोग, संकीर्ण, इन सब में उपसर्ग होगा सम, है ना। एग्जामिनर आपको सन भी लिख सकता है कि उपसर्ग आपके ऑप्शन में वो ऐसे भी लिख सकता है, सन है, या सा के ऊपर बिंदी वाला है, या फिर सम है, या सम है आधे माँ के साथ, तो ये उपसर्ग होगा सम। इसके बाद है सु उपसर्ग से, तो सु का मतलब होता है अच्छा, जैसे सुभाषित, सुकृत, सुग्रास, सुगम, सुकर, सुबोधित और सुशिक्षित, ये जो शब्द हैं इसमें आपको उपसर्ग अलग दिख रहा है कि जो शब्द बना है वो सु उपसर्ग से बना है। जैसे सुभाषित, सुकृत, सुग्रास, सुगम, सुकर, सुबोधित, सुशिक्षित। अब शब्द बचा स्वल्प, तो स्वल्प में आपको देखना होगा कि उपसर्ग क्या है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी संधि कर लेंगे स्वल्प की। तो ये हो जाएगा सुधन अल्प, और हमने पढ़ा है यण संधि में उ और आ मिलकर के वा बनाते हैं, मतलब ई और आ जब मिलता है तो ई का परिवर्तन या में होता है, ये यण संधि का नियम है। और उ और आ जब मिलते हैं तो उ का परिवर्तन वा में हो जाता है। तो स्वल्प में उपसर्ग ढूंढने के लिए आपको इसकी संधि करनी होगी, उ और आ मिल करके वा बना। इसी तरह से स्वागत, स्वागत शब्द है, इसमें होगा सु धन आगत, और उ और आ मिलकर के वा में बदल जाएंगे, तो ये शब्द होगा स्वागत। इसमें भी सु उपसर्ग है, स्वल्प में भी सु उपसर्ग है। अब है कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी आ जाते हैं, मतलब बड़ा सा शब्द है तो उसमें 2 उपसर्ग भी हो सकते हैं। जैसे प्रत्यय, प्रत्यपवाद, प्रत्यपवाद, तो इसको आपको संधि विच्छेद करके देखना होगा। जैसे प्रत्यपवाद, अगर हम इसको यहाँ से तोड़ें, वाद आप अलग कर लीजिए, सबसे सही सरल तरीका है, सबसे पहले हम वाद हटा लेते हैं, तो ये हो गया वाद। अब जो शब्द बचा वो बचा प्रत्यप, प्रत्यप, और हमने देखा यहाँ पर आधा ता है और या है, मतलब आधा ता हो या आधा धा हो और साथ में या हो तो वहां पर यण संधि होती है, और यण संधि में ई और आ मिल करके या बनाते हैं, मतलब ये जो या बना है ये ई और आ से मिलके बना होगा। अब ये आ आप ले लीजिए पा के साथ, तो ये हो जाएगा अप, और ई ले लीजिए ता में, ये हो जाएगा प्रत धन ई, तो ये हो जाएगा प्रति, और ये हो जाएगा अप, ये शब्द बन जाएगा प्रति, अप और वाद। तो कुछ शब्द जो हैं वो 2 उपसर्ग से भी मिलके बन सकते हैं। जैसे समालोचन, ये हो जाएगा सम आ और लोचन। व्याकरण, व्याकरण में वी आ और करण,
तो इसमें हम पहले तो ऐसा कर सकते हैं, व्याकरण में पहले हम क्या करेंगे, करण को उठा के अलग कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा करण। अब क्या बचा, अब बचा व्या। तो व्या किस उपसर्ग से मिलके बना है वो हमें देखना है, क्योंकि व्या नाम का उपसर्ग नहीं होता, वी उपसर्ग होता है। तो व्या शब्द बनेगा वी धन आ से, और यहाँ भी वही नियम है, जो ई है, ई और आ मिल करके या बन गया, ये शब्द हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण में दो उपसर्ग हैं, वी और आ। इसी तरह से अत्युत्कृष्ट, ये जो शब्द है, क्या शब्द है, अत्युत्कृष्ट। ये शब्द है और इसमें भी दो उपसर्ग हैं। तो हमें मालूम है कि जहां पर ये आधाता और या है, यानी यण संधि है, और अति से ये टूट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अति। अब ई और उ मिलकर के यहाँ पर या बना रहे हैं, मतलब ये होगा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। अब हम इसको यहां से भी तोड़ लेंगे, तो ये उत और कृष्ट अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा अति उत्कृष्ट। तो अत्युत्कृष्ट शब्द है और इसमें दो उपसर्ग लगेंगे। इसी तरह से निर्विकार, सुसंगति, जैसे सु, अब इसमें सुसंगति में आप देख सकते हो सुसंगति लिखा हुआ है, तो यहाँ हम सबसे पहले तो सु अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक उपसर्ग। उसके बाद संगति, तो संगति की जो संधि विच्छेद होगी वो कैसी होगी, सम धन गति। तो ये दोनों ही शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग जैसे सु भी उपसर्ग होता है, हमने उदाहरण में देखा, यहाँ ये है, और सम भी उपसर्ग है ये यहाँ पर। तो ये दो उपसर्ग इसमें आएंगे, सुसंगति में सु उपसर्ग होगा और सम उपसर्ग होगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ उर्दू फारसी के उपसर्ग, जैसे कि अल, तो अल से अलविदा, अलबत्ता, इस तरह के शब्द हैं। ये तो आपको देखने से ही समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पर क्या उपसर्ग है। या फिर कम, तो ये है देखिए, कम सिन, कम अक्ल, कमजोर, इसमें कम उपसर्ग है। जो कम शब्द है, ये शब्दांश जो है वो शब्द के पहले लगा हुआ है, मतलब पहले लगा है यानी उपसर्ग है। खुश है, जैसे खुशबू, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश दिल। तो उर्दू या फारसी के जो उपसर्ग हैं वे लगभग आपको शब्द से आप थोड़ा सा भी इसको देख लें, अलग कर लें, तो ये अलग हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि उपसर्ग क्या है। जैसे गैर मुमकिन, गैर सरकारी, गैर मुनासिब, या फिर गैर वाजिब, इस तरह के शब्द हैं। या दर, तो दरमियान, दरअसल, दर हकीकत। ना से नामुमकिन, ना कामयाब, ना पसंद। बा से भी उपसर्ग बन जाता है ना, बा मुश्किल, बतकल्लुफ, इस तरह से। फिर बद से बदनाम, बदमाश, बदकिस्मत, ये सारे उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। बर से हो जाएगा बरकरार, बर वक्त। बा से, बा मीन्स होता है सहित और बे मीन्स होता है रहित। तो यहाँ जैसे बा से बाकायदा या बाइज्जत, बाइंसाफ, इस तरह के शब्द हैं। और यहाँ हमने बे से देखे, हाँ, बे का मतलब है बिना, जैसे बेबुनियाद, बेईमान, बेवक्त, बेरहम, इस तरह के। तो इन शब्दों को जब आपको विरोधी शब्द बनाना हो तो आप बा की जगह बे लिख दें। जैसे बाकायदा मतलब कायदे के साथ, और बेकायदा मीन्स कायदे के बिना। बाइज्जत मतलब सम्मान के साथ, और बेइज्जत मतलब सम्मान के बिना। बाइंसाफ यानी इंसाफ के साथ, और बेइंसाफ मतलब इंसाफ के बिना यानी अन्याय। तो ये जो शब्द है, जैसे बेबुनियाद, बिना बुनियाद का, बिना फाउंडेशन का या बिना नींव का, तो ये बेबुनियाद, इसका हम विरोधी बनाए तो हो जाएगा बाबुनियाद। बेईमान का बा ईमान, बेवक्त का बा वक्त, बेरहम का बा रहम, बेइज्जत का बाइज्जत, बेअक्ल का बाअक्ल। तो ये विरोधी शब्द का निर्माण भी इनसे आसानी से हो जाएगा और आप आराम से कर सकते हैं। आप बे हटाएंगे, बा लगाएंगे तो उसका मतलब होगा उस चीज के साथ, और बा हटा के बे लगा देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा उस चीज के बिना।
फिर इसके बाद है ला, जैसे ला पता, पते के बिना। ला जवाब, जिसका जवाब नहीं है। ला वारिस, वारिस के बिना। लापरवाह, परवाह के बिना। ला इलाज, इलाज के बिना। ये सारे जो है ये ला से, ला उपसर्ग से शब्द बनते हैं और ये उर्दू फारसी के शब्द हैं। तो उर्दू फारसी के जो उपसर्ग हैं वे आपको ध्यान में रखना है। गैर है, खुश है, कम, ना, बद, बे, बा, इस तरह के। और ये हमारे हिंदी या संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग शुरू में जोड़े जाने वाले शब्दांश हैं जो कि शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। और किसी किसी शब्द में आपको उपसर्ग सीधा दिखेगा कि क्या उपसर्ग है, और कहीं आपको उसको संधि करके देखना होगा, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। थैंक यू।